अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड टॉपिक 18.5 हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट जिसका नेम है हेनरी बेक्केरेल, इसने ऑब्जर्व किया था कि कुछ एलिमेंट्स में से रेडिएशंस बाहर को निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं, और जिन एलिमेंट्स से रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, एमिट होती हैं, उन एलिमेंट्स को कहा जाता है दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और रेडिएशन के बाहर निकलना, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। फिर फर्दर ऑब्जर्व किया गया कि ये जो रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, ये 3 टाइप्स की हैं एंड दीज आर अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। सो अब हम डिस्कस करते हैं यहां पर कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज, इनकी नेचर किस तरह की है, इनके ऊपर चार्ज कौन सा मौजूद होता है, और इसके अलावा इनकी पेनिट्रेशन पावर किस तरह की होती है, बेसिकली किस तरह से बिहेव करते हैं। क्लियर। सो अल्फा पार्टिकल, अगर हम इसकी चार्ज की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पर हमेशा पॉजिटिव 2 चार्ज मौजूद होता है। ओके, अल्फा पार्टिकल्स, इसमें चार्ज होता है पॉजिटिव 2। सिमिलरली बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल पर -1 का चार्ज मौजूद होता है एंड दीज आर हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और सिमिलरली अगर हम गामा रेज की बात करें तो गामा रेज के ऊपर चार्ज मौजूद नहीं होता, बट दीज आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें कि अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे कम होती है, सो इनकी लीस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है। ओके, और सिमिलरली इसकी बात करें तो इसमें पेनिट्रेशन पावर थोड़ी ज्यादा होती है, दैट्स हम कहते हैं यहां पे मॉडरेट पेनिट्रेशन। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम बात करें गामा रेज की तो गामा रेज में हाईएस्ट पेनिट्रेशन होती है। क्लियर। और इसी तरह अगर हम बात करें कि जब एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, तो उसमें किस तरह से एटॉमिक मास चेंज होता है और किस तरह से उसका जो न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। सो अल्फा पार्टिकल के केस में जब न्यूक्लियस ट्रांसम्यूट होता है, सो ट्रांसम्यूट न्यूक्लियस, सो इस केस में जो एटॉमिक मास होता है, उस एटॉमिक मास में 4 डिक्रीज हो जाता है। और अगर हम बात करें उसके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर जो है उसमें भी 2 टाइम्स डिक्रीज आ जाता है, सो दैट इज डिक्रीज बाय 2। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर न्यूट्रॉन की, सो न्यूट्रॉन में भी 2 का डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। बेसिकली यहां पर प्रोटॉन नंबर्स एंड द न्यूट्रॉन नंबर्स, ये 2 डिक्रीज होते हैं, दैट्स वाई उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहां बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल में भी जो न्यूक्लियस है वो ट्रांसम्यूट होता है, सो दैट ऑल्सो ट्रांसम्यूट न्यूक्लियस। और इस केस में एटॉमिक मास तो सेम रहता है, एटॉमिक मास बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन अगर हम बात करें यहां पे एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर में यहां पर बेसिकली एक एड अप हो जाता है। और इस एक एड अप होने का बेसिकली मतलब ये है कि वहां पर न्यूट्रॉन जो है वो एक कम हो जाता है। क्लियर। तो न्यूट्रॉन एक कम होता है और एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन एक एड अप हो जाता है,
सो दैट्स वाई उसका एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। और इस प्रोटॉन में एक एडिशन की वजह से वहां पर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाता है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दैट कि वो हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर हाई एनर्जी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और सिमिलरली अगर हम बात करें गामा रेज की, तो गामा रेज में एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसमें एटॉमिक मास में या प्रोटॉन नंबर में किसी में भी कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? सो यहां पर हम कह सकते हैं दैट चेंजेस इनटू एनर्जी बट उसका एटॉमिक मास सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है और उसका न्यूट्रॉन नंबर भी सेम रहता है। क्लियर? आई होप ये आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि वो जो रेडिएशंस इमिट हो रही थी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, उन रेडिएशंस की नेचर किस तरह की होती है। अब हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या है। So, the definition of half-life, the time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrate is called half-life of the sample of radioactive element. Clear? So, I hope आपको भी यहाँ पर definition का concept clear नहीं हुआ होगा। हम पहले इसको explain करते हैं, then again हम definition repeat करेंगे, तब आपको इसका concept सारा clear हो जाएगा कि definition में वो क्या कहना चाह रहा है। अब अगर हम जरा डिस्कस करें कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, अब एनर्जी बेसिकली एमिट हो रही है उसमें से, तो एक वक्त आएगा जब वो चीज पूरी की पूरी डिके हो जाएगी, मींस कि पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। अब वो चीज कब खत्म होगी, क्या आप ये बता सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? As every radioactive element has its own characteristics, तो हर radioactive elements की एक अपनी characteristics होती हैं, and the rate of radioactive element is proportional to the number of unstable nuclei present. So किसी भी एलिमेंट का जो रेडियोएक्टिव रेट है, मींस कि रेडिएशंस के बाहर निकलने का की जो स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है कि उसमें कितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। क्योंकि जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से वहां पर रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं और एक वक्त आता है कि वो एक स्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन जाता है। क्लियर? अब जितने अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे उसमें, उतनी ज्यादा उसकी रेडियोएक्टिव डिके होगी। क्लियर? जितने उसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा उसकी रेडियोएक्टिव डिके होती जाएगी और इस तरह से वो भी जो एलिमेंट है वो हाफ होता जाएगा एंड देन सो ऑन, वो पूरा का पूरा डिके हो जाएगा। नाउ इन दिस प्रोसेस अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिकेज इन अ सर्टेन टाइम। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है यहां पे? अ कांस्टेंट फ्रैक्शन। अ कांस्टेंट फ्रैक्शन मींस, लेट्स सपोज कि मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है बड़ी। पहले क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हाफ बोतल जो है समझ लेंगे वो डिके हो जाती है। क्लियर? अब रिमेनिंग हाफ रह गई। सिमिलरली अगेन उतने ही टाइम बाद, जितने टाइम में वो हाफ डिके हुई, उतने ही टाइम बाद अब वो जो पहले आपके पास कंप्लीट बोतल थी वो हाफ हो गई थी, अब फर्दर वो जो हाफ है वो अगेन हाफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि वो एक साल में अगर वो पूरा हाफ बोतल डिके हो गई तो अगले साल में वो हाफ बाकी की डिके हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बेसिकली होगा क्या कि एक साल में वो हाफ डिके हो गई, अब इसी कांस्टेंट फ्रैक्शन से अगले साल में फिर रिमेनिंग जो रह गई है उसमें से हाफ डिके हो जाएगी, फिर आपके पास हाफ बाकी रह जाएगी। अगेन फिर थर्ड ईयर में अगेन हाफ डिके होगी। क्लियर? सो इस तरह से आप उसके कंप्लीट टाइम के डिके होने का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप उसको नहीं बता सकते। दैट्स वाई हम यहां पर क्या करते हैं, हम उसकी हाफ लाइफ को डिस्कस करते हैं कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की ये हाफ लाइफ है कि इतने साल के बाद ये हाफ डिके हो जाएगा। क्लियर? सो इसीलिए हम यहां पर डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ को, द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, वो टाइम जिसमें
हाफ अनस्टेबल जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है वो डिके हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्लियर? अब हम फर्दर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हम बात करते हैं रेडियम 226 की। अब रेडियम एक ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसमें से रेडिएशंस जो है वो कांस्टेंट एमिट हो रही हैं। अब अगर हम बात करें कि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट कब खत्म हो जाएगा तो हम ये नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसकी हाफ लाइफ कितनी है। मींस कि इतने साल के बाद कि ये रेडियम जो 226 है ये इतना हाफ हो जाएगा। क्लियर? सो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेडियम 226 की। रेडियम 226 की। नाउ लेट्स सपोज कि स्टार्ट में हमने कहा कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं एंड इट माइट बी सम ऑफ द क्वांटिटी। अब 1620 ईयर्स इस रो में एक्स एक्सिस में ईयर्स मेंशन है और वाई एक्सिस में बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स मेंशन है। सो 1620 ईयर्स के बाद वो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स थे वो आपके हाफ हो जाएंगे, दैट इज 1/2n। क्लियर? और सिमिलरली अब यहां पर टाइम कितना कंज्यूम हुआ? 1620 ईयर्स। अब मजीद 1620 साल के बाद, मजीद 1620 ईयर्स के बाद टोटल कितने ईयर्स हो जाएंगे? दैट इज 30 to 40। ओके, सो इतने ईयर्स के बाद अब वो जो आपके पास हाफ रह गया था अब अगेन इसका हाफ हो जाएगा, विच इज दिस, दैट इज 1/4n। मींस कि अब क्वार्टर जो है वो आपके पास बाकी रह जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें अब मजीद 1620 ईयर्स के बाद एंड दैट बिकम्स 4860 ईयर्स टोटल। ओके, सो इस ईयर्स में क्या होगा कि ये मजीद हाफ हो जाएगा, जो 1/4 रह गया था ये मजीद हाफ हो जाएगा, दैट इज 1/8n। क्लियर? और इस तरह से फिर मजीद 1620 ईयर्स के बाद ये फर्दर हाफ हो जाएगा एंड देन अगेन 1620 ईयर्स के बाद ये फिर फर्दर अगेन हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये खत्म कब होगा ये आप नहीं बता सकते। क्लियर? सो दैट्स व्हाई यहां पर हम इसकी हाफ लाइफ डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें ये एक अंदाजा हो जाता है कि इस रेडियोएक्टिव मटेरियल की डिके होने की ये स्पीड है, तो इस तरह से ये डिके करता जाएगा। क्लियर? सो अब अगर हम जनरल बात करें कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स रिमेनिंग रह गए थे, सो दैट इज n is equals to 1/2 multiply by n naught। क्लियर? n naught is the original number of nuclides, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, 1/2 मीन हाफ कर दिया, तो हाफ करके मेरे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स आ जाएंगे। क्लियर? नाउ आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, अब सेकंड हाफ लाइफ के बाद मजीद जो है ये फर्दर हाफ हो जाएंगे, सो दैट इज n इज इक्वल्स टू, अब देखें 1/2 था तो ये 1/4 हो गया। दैट्स मीन यहां पर मैं कह सकता हूं 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n नॉट, सो इट बिकम्स 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय n नॉट एंड अगेन आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ n इज इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय n नॉट। 1/4 के बाद कितना हाफ हुआ? दैट इज 1/8। 2 का क्यूब क्या होता है? दैट इज 8, सो 1/8 मल्टीप्लाई बाय n नॉट। क्लियर? तो यहां से अब आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैंने अगर लेट्स सपोज फाइंड करना हो कि मेरी 8th हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स रिमेनिंग रह जाएंगे, सो आप पैटर्न देख सकते हैं, दैट इज 2⁻1, 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5। तो जिस भी हाफ लाइफ के बाद आपने फाइंड करना हो उसको आप 2 की पावर से प्लेस कर दें, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स आ जाएंगे। क्लियर? सो यहां पर हम एक जनरल एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं, लाइक रिमेनिंग एटम्स कितने रह जाएंगे? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर t। अब t क्या है? t बेसिकली यहां पर वो टाइम है कि जिस हाफ लाइफ की बात आप कर रहे होंगे, लाइक सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ और 8th हाफ लाइफ। सो आप सिंपल यहां पर 8 प्लेस करें, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स आ जाएंगे। क्लियर? और इसको हम जनरली यूं भी डिस्कस करते हैं, लाइक रिमेनिंग एटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर t मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल दैट इज n नॉट, ओरिजिनल एटम्स दैट इज n नॉट।
क्लियर? इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि आपके इस हाफ लाइफ के बाद इतने नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स रिमेनिंग रह जाएंगे। क्लियर? अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये किस चीज पर डिपेंड करता है। सो नाउ radioactivity does not depends on any chemical combinations। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं रेडियोएक्टिविटी उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही होती, ये नेचुरली हो रही है। एंड सिमिलरली किसी भी फिजिकल कंडीशंस पर भी डिपेंड नहीं करती, लाइक टेम्परेचर, हीट, प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का रेडिएशंस जो है वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अंदर हो रहा है। क्लियर? आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा अपनी बुक से या फिर आप इस लेक्चर से भी याद कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।